बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ, बेटा, पिछले लेक्चर में हमने गिल्वानिक सेल स्टार्ट किया था और उसके हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, दैट इज़ डेनियल सेल। उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक डेनियल सेल आपके पास गिल्वानिक सेल यानी उस सेल का गिल्वानिक सेल वो था आपके पास जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती। तो डेनियल सेल आपके पास गिल्वानिक सेल का एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें आपके पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आकर होंगी और उससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। अब हमने फिर डेनियल सेल स्टार्ट करी थी और उसका हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि डेनियल सेल में हमारे पास दो कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर में आपके पास हमने एक इलेक्ट्रोड को डिप किया होता है और दूसरे मतलब उसके एक 1 मोलर सोल्यूशन में उसी के एक साल्ट के 1 मोलर सोल्यूशन में, और दूसरे कंटेनर में हमने दूसरे इलेक्ट्रोड को डिप किया होता है, ठीक है। जैसे हमने डेनियल सेल में पढ़ा था, तो हमारे पास दो हाफ सेल थे। एक में हमने जिंक, जो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उसको हमने डिप किया था उसके एक सोल्यूशन में जो कि था जिंक सल्फेट का, और दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर को डिप किया था जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा कम है, तो उसको हमने कैथोड बनाया था और उसको हमने उसके 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया था। दैट वाज कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। किसका सोल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और फिर हमने उनको एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया था। साल्ट ब्रिज बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और फिर साल्ट ब्रिज का काम क्या था, तो हमने उसके 3 फंक्शंस पढ़े थे। एक कि हमारे पास इलेक्ट्रिक कंटैक्ट रख के, दूसरा कि हमारे पास दोनों सोल्यूशन को मिक्स होने से रोके, और तीसरा काम ये था कि दोनों सोल्यूशंस को न्यूट्रल रख के, दोनों सोल्यूशंस को क्या रख के? न्यूट्रल रख के। तो ये सारे काम किसके थे? साल्ट ब्रिज के, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वर्किंग ऑफ द सेल, मतलब कि डेनियल सेल कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको कल बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड टेंडेंसी कहते हैं पोटेंशियल को। किसको? पोटेंशियल, ठीक है। तो आपके पास जिंक में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। किससे? कॉपर से। मोर रेडिली, मोर इजीली, रेडिली मीन्स इजीली। जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, मोर इजीली देन कॉपर। मतलब कि ये आपके पास जिंक मेटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत कॉपर की निस्बत क्या है? ज़्यादा है। व्हेन द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड, जब भी आपके पास सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब इन दोनों को हमने कनेक्ट किया होगा, तो आपके पास क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर क्या करेगा? गेन करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है बनिस्बत किसके? बनिस्बत कॉपर के, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक, जिसकी वजह से आपके पास ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अकर होगा? जिंक पे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास जिंक पे जो ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है, उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से कहाँ पे? एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। कहाँ तक? कॉपर तक, कॉपर इलेक्ट्रोड तक। और कॉपर क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन आर गेन बाय कॉपर आयंस ऑफ द सोल्यूशन एट कैथोड। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये कॉपर आयन उसको गेन करेगा जो सोल्यूशन में से आ रहे होंगे, और वो कॉपर आयंस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो कहाँ पे जमा होंगे? कैथोड पे, ठीक है। एंड डिपॉजिटेड एज कॉपर एटम्स एट द कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर, अगर कोई आयन आपके पास इलेक्ट्रॉन वापस से गेन कर ले, ठीक है, तो वो एटम बन जाता है। क्या बन जाता है? एटम। अगर पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन वापस से गेन कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। तो आपके पास जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पे, और वहाँ पे वो एज कॉपर एटम डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एज जिंक इलेक्ट्रोड ना, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन आपके पास किस पे अकर हो रहा है? जिंक पे। दैट मीन्स कि जिंक आपके पास एनोड होगा। जिंक क्या होगा? एनोड। एंड रिडक्शन अकर्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इस वजह से कॉपर का जो आपके पास है वो क्या होगा? कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड, ठीक है। तो जो वर्किंग ऑफ द सेल है वो ये है इन शॉर्ट, कि आपके पास जिंक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत ज़्यादा है। किससे? कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा? जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से फिर सर्किट में आएंगे, सर्किट के थ्रू फिर वो कॉपर तक पहुँच जाएंगे, और कॉपर जो कैथोड है हमारे पास, वहाँ पे कॉपर आयन सोल्यूशन में से आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर उस कॉपर जो इलेक्ट्रोड है आपके पास, मतलब जिसको हम कैथोड कहते हैं, उस पर आपके पास डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये आपके पास वर्किंग ऑफ दी सेल है। फिर है सेल रिएक्शन। क्या है? सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन अगर हम देखें तो सेल में मतलब कि कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, तो हमने तो पढ़ा ना कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब कि
एक जगह पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी जगह पे रिडक्शन होगा। एक जगह पे आपके पास मतलब कि रिडक्शन अगर होगा तो हम रेड उसके लिए लेते हैं, और ऑक्सीडेशन अगर दूसरी जगह पे हो रहा है तो उसको हम रिडॉक्स नॉर्मली कहते हैं, या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस सेल में आपके पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। तो सेल रिएक्शन बेसिकली आपके पास उन रिडक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो कि डैनियल सेल में हो रहे होते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इन दिस सेल इज़ ड्यू टू हाफ सेल रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो आपके पास हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, तो किस वजह से हो रहा है? वो एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट यानी खानों में, कंपार्टमेंट किसे कहते हैं? खाने को, खाना नहीं खाना, ठीक है। तो खाना जिसको हम कहते हैं, तो आपके पास आपको कह रहे हैं कि जो कैथोड कंपार्टमेंट है आपके पास और एनोड कंपार्टमेंट, मतलब कि कैथोड का जो कंटेनर है और एनोड का जो कंटेनर है, वहाँ पे आपके पास जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से आपके पास ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स अकर हो रहा है। द नेट केमिकल चेंज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टू हाफ रिएक्शन, आपके पास जो टू हाफ रिएक्शन आपके पास है, मतलब जो एनोड में हाफ रिएक्शन हो रहा है, जो कैथोड में हाफ रिएक्शन हो रहा है, अगर उन दोनों को आप ऐड कर ले तो उससे आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट रिएक्शन। ये हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास आपने करना है, ठीक है। दस वी हैव हाफ सेल रिएक्शन, हमारे पास दो हाफ सेल रिएक्शन होंगे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, ठीक है। गोइंग ऑन टू इलेक्ट्रोड्स सिमल्टेनियसली, आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड पे, मतलब कि कैथोड और एनोड दोनों पे आपके पास एक दो रिएक्शन होंगे, एक पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे पे रिडक्शन होगा आपके पास, और ये सिमल्टेनियसली अकर होंगे। कैसे अकर होंगे? सिमल्टेनियसली, बैक वक्त अकर हो रहे होंगे, ठीक है, बैक वक्त, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन एक्सटर्नल सर्किट, जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे एक सेल में दूसरी सेल में, वो क्या होंगे? गेन होंगे। तो वो एक सेल से दूसरी सेल में कैसे जाएंगे? तो वो ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। कहाँ से जाएंगे? एक्सटर्नल सर्किट से, जो कि आयन, जबकि आयंस जो होते हैं वो किस तरह से जाएंगे? एक सर्किट से या एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में, साल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके ज़रिए? एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए, और आयंस किसके ज़रिए? साल्ट ब्रिज के ज़रिए। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इन दिस वे इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इन मोमेंट है ना। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन मोमेंट में होते हैं, चार्जेस आपके पास किस में हो? मोशन में हो, चार्जेस इन मोशन। तो आपने कहना है कि ये क्या है? ये करंट है। क्या है? करंट। जैसे करंट की डिफिनीशन में आप पढ़ते हो कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? चार्जेस इन मोशन को। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मोमेंट में होंगे, तो आपने कहना है कि ये करंट है। और मोमेंट में कैसे है? तो देखिए, आपके पास एक हाफ सेल में एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरे हाफ सेल में कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव कर रहे हैं टू द कैथोड, और वहाँ पे वो दोबारा से गेन हो रहा है। तो ये जो मोमेंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर एज फार, आपको दो रिएक्शन बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि हाफ ऑक्सीडेशन जो एनोड पे हो रहा है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कैथोड पे कौन सा होगा? रिडक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन जो एनोड पे हो रहा है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उसमें देखें तो जिंक आपके पास क्या कर रहा है कि जिंक आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और आपके पास क्या बन रहा है? Zn+2 आयन। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, मतलब कि उसने ना इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए ना गेन किए हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन ना लॉस किए होते हैं ना गेन किए होते हैं, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है? ज़ीरो। वो एटम न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो है। फिर हमारे पास जब इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2, ठीक है। तो ये एक हाफ रिएक्शन हो गया जो कि एनोड पे हो रहा है। कैथोड पे कौन सा हो रहा है? तो कॉपर जो है +2 आयन, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हो तो आपने एरो के मतलब जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो ना, ठीक है, तो उसके आपने क्या लिखना है? राइट साइड पे। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हो तो वो आपने गेन हो रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है? उसको लेफ़्ट साइड पे लिखना है। अगर लॉस हो रहे हो तो राइट साइड पे, अगर गेन हो रहे हो तो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कॉपर एटम बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर एटम। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बन रहा है। अब ये दो हाफ रिएक्शंस आपके पास हो गए हैं। ओवरऑल रिएक्शन, या जिसको हम नेट रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? नेट रिएक्शंस। तो नेट गैल्वानिक रिएक्शन आपके पास, हम इन दो हाफ रिएक्शन को सम अप करेंगे। अब सम करेंगे
तो यहाँ पे जो दो चीज़ें सेम है वो उसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या रह गया है, Zn, तो यहाँ पे हमने लिख दिया Zn। यहाँ पे क्या रह गया है, कॉपर प्लस 2, तो हमने कॉपर प्लस 2 लिख दिया है। यहाँ पे क्या रह गया है, Zn प्लस 2 क्या रह गया है, और दूसरा क्या रह गया है, कॉपर। तो ये आपके पास क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन, क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। फिर आपको कह रहे हैं कि ये गैल्वेनिक सेल कहाँ कहाँ पे होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले देखिए जो बैटरीज आप ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हो, ऑटोमोबाइल जानते हो ना, हाँ गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो होते हैं ना, गाड़ियाँ, ठीक है, तो उसमें आपके पास यूज़ होते हैं बैटरीज, जो कार बैटरीज जिसको हम कहते हैं, जो आपके यूपीएस वगैरह में भी आप लगाते हो, जो सोलर सेल को भी आप लगा रहे होते हो, तो वो बैटरीज जो होते हैं आपके पास, दे आर गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है, क्योंकि उनमें भी केमिकल चेंजेस अकर होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कैलकुलेटर जो आपके पास होते हैं उसमें जो सेल डलते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स होते हैं। टॉयज़ जो खिलौने वगैरह होते हैं उसमें जो आपके पास सेल डलते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल होते हैं, ठीक है। एंड टू लाइट द बल्ब, जो आप बल्ब को लाइट लगाते हो ना, मतलब जो बल्ब को आप जब लाइट करते हो, उसको आप जब रोशनी, मतलब आप उसको रोशन करते हो, तो उससे उसमें भी जो आपके पास होता है, उसमें भी जो आपके पास होता है वो भी आपके पास कौन से सेल्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल। कौन से सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसके साथ आप ये भी याद रख लें कि किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीका है, ठीक है, वो ये है, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने किसी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंटेशन करनी है तो इजी तरीका ये है कि पहले आप एनोड लिख दें। जैसे कि अगर हम डेनियल सेल के लिए लिखना चाहते हैं तो हम एनोड क्या लिखेंगे, जिंक, ठीक है। फिर आपने एक स्लैश डालना है, क्या डालना है, स्लैश, ठीक है। फिर उसके बाद एनोड में आपने कौन सा सोल्यूशन डाला है, तो जिंक का ही सोल्यूशन था ना, और कौन सा था, जिंक सल्फेट, तो वो आप लिख देंगे जिंक स्लैश जिंक सल्फेट, और उसके साथ आप लिख दें एक्वस, मतलब कि पानी में हमने हल किया हुआ है। फिर आपने डबल स्लैश डालना है, क्या डालना है, डबल स्लैश, जिंक सल्फेट, फिर डबल स्लैश, ठीक है। फिर आप लिख के कॉपर वाला, तो कॉपर सल्फेट जो क्या है, सोल्यूशन है आपके पास कॉपर का, और फिर लिख के कैथोड, क्या लिख के, कैथोड। तो अगर ये आप इस तरह लिख लेते हो तो ये आपके पास इजी तरीका होता है, आप किसी भी सेल को समझने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये सा लिखा हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एनोड क्या है, जिंक है, कैथोड क्या है, कॉपर है। कैथोड हमेशा बिल्कुल राइट पे लिखा होता है, एनोड जो है वो किस पे लिखा होता है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये वाला साइड आपके पास क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ़्ट। तो एनोड जो है वो लेफ़्ट पे हमने लिखा होता है, कैथोड किस पे लिखा होता है, राइट साइड पे। तो कॉपर आपके पास जो कैथोड है उसको हमने बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे लिखा है, फॉलोड बाय जो उसका साल्ट सोल्यूशन है वो, फिर डबल स्लैश, फिर फॉलोड बाय एनोड, हाफ एनोड का जो साल्ट सोल्यूशन है वो, एंड फिर स्लैश, और स्लैश के बाद फिर आपने जो एनोड है उसको लिखना है। तो एनोड स्लैश उसका सोल्यूशन, फिर डबल स्लैश, फिर कॉपर सल्फेट यानी कैथोड का सोल्यूशन, और फिर कैथोड, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। यहाँ पे हमने किसका किया है, डेनियल सेल का, किसका, डेनियल सेल का, ठीक है। दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ एक शॉर्ट में कि आपने कैसे क्या पढ़ा कि वर्किंग कैसे करता है। तो हमने पढ़ा कि जो जिंक है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत कॉपर की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आएंगे कैथोड की तरफ, जो कि कॉपर का बना हुआ है। कॉपर का जो कैथोड है वहाँ पे सोल्यूशन से कॉपर आयन आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और वो कॉपर एटम्स की शक्ल में आपके पास कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम दो रिएक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले तो हमारे पास सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, रिडॉक्स। तो इनको हम दो में डिवाइड करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जो होता है वो हमेशा कैथोड पे होगा, जबकि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। यहाँ पे एनोड जो है वो जिंक है, तो जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है वो ये है आपके पास कि जिंक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अपने आप को एटॉमिक स्टेट से आयोनिक स्टेट में लेके जा रहा है, Zn+2 बना रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस हो रहे हैं। जबकि कैथोड हाफ रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि कॉपर जो है जो +2 आयन की शक्ल में है, सोल्यूशन में मौजूद है कॉपर सल्फेट में, तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो कॉपर एटम की शक्ल में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब ये दो जो हाफ रिएक्शन है इनको हम ऐड करें तो उसको हम नेट रिएक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे,
नेट केमिकल चेंज या नेट रिएक्शन या ओवरऑल गैल्वेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो वो क्या है कि आपने सेम चीज़ों को काट लेना है, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने काट दिया है, ठीक है। क्लियर। अगर सेम चीज़ें आपके पास इक्वेशन के दोनों साइड पे है ना, ये देखिए ये राइट लेफ्ट साइड पे है और ये किस साइड पे है, राइट साइड पे, तो जो सेम है हमने उसको काट लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे हमने इसको काट दिया है। अब देखिए इस सोल्यूशन में आपके पास यहाँ पे जिंक रह गया है, इसमें यहाँ पे कॉपर रह गया है, तो ये तो दोनों नहीं काट सकते ना, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ है, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, तो इन दोनों भी नहीं काट सकते, ठीक है। ये दोनों सेम थे तो इसको हमने काट दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया है, ज़िडिन रह गया और यहाँ पे कॉपर रह गया है, कॉपर +2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ज़िडिन प्लस कॉपर +2 एक्वस, ये साल में लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, देख मीन्स कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। जो एक मतलब जो इलेक्ट्रोड है आपके पास उसकी बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये जो जिंक बन जाता है ये एक्वा सोल्यूशन में है आपके पास, और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है मेटल फॉर्म, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। फिर आपको एग्जांपल बताया गया कि ये कहाँ कहाँ पे ये गैल्वेनिक सेल यूज़ होते हैं, तो हमने पढ़ा कि ये ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर में जो सेल डलते हैं वो भी आपके पास गैल्वेनिक सेल होते हैं, जो टॉयज़ में डलते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं। इस तरह से जो बल्ब को जलाने के लिए या बल्ब को लाइट करने के लिए वो जो यूज़ होते हैं वो भी आपके पास कौन से सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रिक सेल में आपके पास फ़र्क क्या है। बेसिकली वो आपके पास ऐसा होगा कि उसमें आपके पास ये दोनों जो सेल आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये दोनों आपको रिमाइंड हो जाएंगे, मतलब ये आपको वापस से रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।